गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्प्रेड ऑफ मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियाज़। देखिए, हम लोग जो पिछला लेक्चर में पढ़े थे उस चीज़ को आप लोग को याद रखते हुए इस लेक्चर को पढ़ना होगा। पिछला लेक्चर था हमारा कि क्या डिफरेंस है तीन आइडियोलॉजीज़ में। एक आइडियोलॉजी था कैपिटलिस्ट पूंजीवादी, दूसरा था सोशलिस्ट यानी समाजवादी, और तीसरा था कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी। पिछला लेक्चर को आप लोग जब समझ जाएंगे तो ही इस लेक्चर में आप लोग जो है इसको देखिएगा, ठीक है, इस वाले वीडियो को पिछला वीडियो देखने के बाद, क्योंकि ये तीनों चीज़ समझना ज़रूरी है कि पूंजीवादी क्या होता है, समाजवादी यानी सोशलिस्ट क्या होता है, और कम्युनिस्ट क्या होता है। इन शॉर्ट अभी हम बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, जिस समय फैक्ट्रीज सेटअप होना शुरू हुआ था, बड़ी बड़ी मशीनें आई थी, तो जो अमीर लोग थे जिनके पास पैसा था उन लोगों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई, ठीक है। इंग्लैंड में ये शुरू हुआ। और जैसे मान लीजिए रतन टाटा का एग्जांपल लेते हैं। आप लोग सुने हैं कि टाटा टिस्को का स्थापना 1907 में किया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा, ठीक है। तो जमशेदजी टाटा जो थे उन्होंने 1907 में टाटा टिस्को नाम की एक फैक्ट्री बनाई। ये फैक्ट्री बनाई उन्होंने, ठीक है, एक फैक्ट्री बनाई। इस फैक्ट्री में बहुत से वर्कर जो है वो काम करने लगे। जो गरीब लोग थे, किसान सब थे, उन जो किसान के बेटे सब थे, उन लोगों ने सोचा कि हम लोग फैक्ट्रीज़ में जाके काम करते हैं। तो बहुत से लोग फैक्ट्रीज़ में काम करने लगे। लेकिन इन फैक्ट्रीज़ में जो मज़दूरों की दशा थी वो बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि उन मज़दूरों को 12 घंटे, 14 घंटे, कभी कभी 16 घंटे भी काम करवाया जाता था, ठीक है। और इन फैक्ट्रीज़ के पास में ही मज़दूरों के रहने के लिए छोटा छोटा एक एक रूम का मकान भी बना दिया गया था। इसको बोलते थे स्लम एरिया। जैसे चौल होता है, टीवी सब में आप लोग देखे होंगे, सीरियल में दिखाता है चौल, एक एक रूम का मकान होता है। इन सब का एक ही मतलब टॉयलेट जो होता है वो एक ही होता है। 10 आदमी का मिला करके, 50 आदमी का मिला के एक टॉयलेट होता है वहाँ पे। ये सब रूम में खिड़की भी नहीं होता है, तो स्वच्छता भी नहीं होता है, ठीक है। ना हवा आता है, ना धूप आता है, एकदम हेल्थ कंडीशन भी बहुत ही बुरा रहता है। ऐसे कंडीशंस में मज़दूरों को रखा जाता था और वे मज़दूर इन फैक्ट्रीज़ में आके काम करते थे। तो फैक्ट्री का जो मालिक होता था वो तो इन मज़दूरों के काम से जो भी सामान बनता था उस सामान को बेच बेच के, जो मालिक है वो तो दिन प्रतिदिन अमीर होता जाता था। बहुत सारा पैसा उसके पास आता जाता था, ठीक है, बहुत सारा पैसा उसके पास हो जाता था, प्रॉफिट बहुत कमाता था। लेकिन मज़दूरों की जो कंडीशन थी वो दयनीय होती जा रही थी। ये जो समय था इसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी। ऐसे जो देश थे उनको भी पूंजीवादी देश कहा जाता है, जहाँ पे ये जो समाज था ये दो भाग में बटा हुआ था। एक तरफ फैक्ट्री के मालिक, दूसरे तरफ जमीन ये मजदूर, ठीक है, दो ही भाग में बटा था ये समाज। उसी समय आए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने देखा कि मज़दूरों की कंडीशन बहुत ख़राब है। तो कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने ये बताया कि एक समय ऐसा आएगा कि ये मज़दूर सब जो है इस अपने जो इनकी दशा है उससे ये त्रस्त हो जाएंगे। अपनी दयनीय कंडीशन जो है उससे एक दिन ये बहुत ही ज़्यादा त्रस्त हो जाएंगे और ये लोग विद्रोह कर देंगे, मालिकों के खिलाफ़ में विद्रोह कर देंगे, उनकी फैक्ट्रीज़ को हथिया लेंगे और मज़दूर अपना शासन स्थापित करेंगे। जो देश है उसमें अमीर लोगों का शासन नहीं होगा बल्कि मज़दूरों का शासन होगा। उसको कहा जाएगा समाजवाद, ठीक है, समाजवाद। इसके बाद अगला स्टेप होगा साम्यवाद। जब किसी का शासन नहीं होगा, कोई सरकार नहीं होगी, हर तरफ लोग जो है मिलजुल के काम करेंगे। किसी के पास ना ज़्यादा पैसा होगा, किसी के पास ना कम पैसा होगा। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं, देखिए मेहनत कौन ज़्यादा करता है, मज़दूर ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेबर श्रम, या फिर जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो अधिक श्रम कर रहे हैं, तो मज़दूर अधिक श्रम करता है। तो साम्यवाद में कहा जाता है, कम्युनिस्ट में, कि जो जितना अधिक श्रम करेगा उसको उतना अधिक प्रॉफिट होगा, जो कम श्रम करेगा उसको कम प्रॉफिट होगा, जो सिर्फ बैठा रहेगा उसको प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन आप लोग समाज में देखे होंगे कि जो दिमागी श्रम करते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। हेल्थ मतलब कि अपने शारीरिक श्रम के अपेक्षा जो लोग दिमागी मानसिक श्रम करते हैं उनको अधिक प्रॉफिट होता है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था, उस समय तो मानसिक श्रम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और सिर्फ शारीरिक श्रम का कॉन्सेप्ट था,
ठीक है, तो कार्ल मार्क्स कहे थे कि जिसका शारीरिक श्रम ज़्यादा होगा, जो जितना अधिक मेहनत करेगा उसको उतना जो है पैसा मिलेगा, वो उतना कमाएगा, उतना प्रॉफिट में रहेगा। इस तरह के जो आइडियाज़ हैं, कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं, और समाजवाद, देश में समाजवाद होना चाहिए, अमीर जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सबके पास बराबर पैसा होना चाहिए, हर कोई बराबर होना चाहिए, इस तरह के आइडियाज़ जो है उस समय कुछ लोगों, हमारे देश के कुछ नेताओं के दिमाग में आने लगे। ठीक है, यहाँ देखिए आइडियाज़ ऑफ मार्क्स, मार्क्स मैंने कार्ल मार्क्स, और कुछ और समाजवादी थिंकर्स जो लोग सब थे, उनके आइडियाज़ जो है वो आने लगे यहाँ पे हमारे देश में। दीज आइडियाज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन द राइज ऑफ लेफ्ट विंग विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर ही एक अलग ब्रांच टाइप का खुल गया जिसको कहते हैं लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग के जो लोग होते हैं वो सोशलिस्ट जो आइडियाज़ होते हैं उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, हमारे देश में दो राज्य ऐसा है जहाँ पे सोशलिस्ट आइडियाज़ को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, वेस्ट बंगाल और केरला। ठीक है, वेस्ट बंगाल और केरला। इसलिए आप देखेंगे कि इन दो राज्यों में बहुत कम जो है डिफरेंस होता है अमीर गरीब का, है ना। केरला में 100% साक्षरता है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है, नहीं। उधर के राज्यों में जो है लोगों में समानताएं देखने को मिलती हैं इकोनॉमी के मामले में। उसी प्रकार से वेस्ट बंगाल में, क्योंकि ये दोनों जो राज्य है ये दोनों में सोशलिस्ट आइडियाज़ और जो सोशलिस्ट पार्टीज़ हैं उनका ज़्यादा मतलब कि महत्व है। ठीक है, तो उस टाइम पे कांग्रेस के अंदर ही एक अलग से ब्रांच जो है वो डेवलप होने लगा जिसको कहते हैं लेफ्ट विंग। इसको रिप्रेजेंट करते थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये लोग इंस्पायर्ड हो गए कार्ल मार्क्स के, जो कार्ल मार्क्स का जो भी बात था उससे ये लोग इंस्पायर्ड हो गए थे। ठीक है, दीज यंग नेशनलिस्ट इंस्पायर्ड बाय द सोवियत रिवॉल्यूशन। उसी पर यूएसएसआर में रिवॉल्यूशन हुआ था। यूएसएसआर में 1917 में, सोवियत संघ जो रूस है वहाँ 1917 में क्रांति हुई थी। क्यों क्रांति हुआ था वहाँ? क्रांति इसीलिए हुआ था, बताए ना, कि फैक्ट्रीज़ के जो मालिक हैं और मजदूर हैं, जब दोनों के बीच में विवाद बढ़ेगा तो मजदूर क्रांति करेगा और मालिक को फिर हटा करके और मजदूर जो है वो सत्ता स्थापित करेगा। तो ऐसा क्रांति वहाँ हुआ था सोवियत संघ में 1917 में। तो इस चीज़ से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए कि हाँ, हमारे देश में भी हम लोग जो है अमीरी गरीबी का जो खाई है उसको ख़त्म करेंगे, है ना। और ये जो लोग थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये लोग गांधी जी के आइडियाज़ से डिससेटिस्फाइड थे। गांधी जी के आइडियाज़ से सेटिस्फाई नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। गांधी जी का कौन सा आइडिया से संतुष्ट नहीं थे? जैसे गांधी जी जो पॉलिटिकल प्रोग्राम के लिए बोले थे, बिंग एडवोकेटिंग रेडिकल सॉल्यूशन फॉर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इल्स ऑफ द कंट्री। ये लोग कहे कि समाज में जो भी बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए, जो भी राजनीति में धार्मिक आर्थिक जो भी बुराइयां, सामाजिक बुराइयां, उसको दूर करने के लिए रेडिकल सॉल्यूशंस लाना होगा, रेडिकल चेंज लाना होगा। रेडिकल चेंज मतलब होता है कि विद्रोह करना होगा, ऐसे बातचीत करने से जो है वो नहीं होगा। ठीक है, ये जो लोग थे जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस, ये लोग ना स्वराजिस्ट के साइड में थे और ना नो चेंजर्स के। अगर आप लोग पिछला लेक्चर्स देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि स्वराजिस्ट कौन थे और नो चेंजर्स कौन थे। स्वराजिस्ट वो लोग थे जो कि काउंसिल में एंट्री करना चाहते थे, इलेक्शन लड़ करके विधानसभा विधान परिषद में जाना चाहते थे, और नो चेंजर्स वो लोग थे जो लोग विधानसभा विधान परिषद में नहीं जाना चाहते थे, जो इसका विरोध कर रहे थे इलेक्शन का। वो चाहते थे कि हम लोग कंस्ट्रक्टिव काम करें। कंस्ट्रक्टिव काम मतलब कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए या फिर छुआछूत को समाप्त करने के लिए, चरखा का विस्तार करने के लिए। तो नो चेंजर्स ये काम करते थे। लेकिन जो गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन टाइप के जो लोग थे, जो नेता थे, जो समाजवादी आइडियाज़ से प्रेरित हो चुके थे, ये लोग ना तो स्वराजिस्ट के साइड थे ना तो नो चेंजर्स के साइड थे। ठीक है, ये लोग पूर्ण स्वराज का नारा देते थे कि हम लोग को जो है पूर्ण स्वराज चाहिए, हम लोग को अंग्रेज़ों के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना है, नहीं लड़ना है इलेक्शन। ठीक है, ये लोग जो है इंटरनेशनल जो भी इवेंट्स हो रहा था, अंतर्राष्ट्रीय जो भी इवेंट्स हो रहे थे, जैसे यूएसएसआर में क्रांति हुआ, तो उन इवेंट्स से प्रेरित थे। ये लोग चाहते थे कि हमारे देश में भी हम लोग क्रांति करेंगे और अंग्रेज़ों को भगाएंगे। ठीक है, ये लोग जो है चाहते थे कि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, यानी जो पूंजीवादी, जो अमीर लोग हैं, जो ज़मींदार सब है, लैंडलॉर्ड्स, और जो पूंजीवादी लोग सब है, जैसे हम लोग
मुंशी जी होता था उस टाइम पे, ठीक है, मनी लेंडर्स होते थे। तो इन लोगों को जो है हटाया जाए, सभी जनता जो है मिल करके विद्रोह कर दे इनके खिलाफ में, जमींदार और पूंजीपति लोगों के खिलाफ में, ऐसा ये लोग चाहते थे। ठीक है, इसके लिए क्या किया इन लोगों ने? इसके लिए इन लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसका भारत में फॉर्मेशन हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। हम लोग पिछले चैप्टर में कम्युनिज्म के बारे में पढ़े, साम्यवाद। इसका यही मतलब होता है कि किसी को ज़्यादा नहीं मिलेगा पैसा, किसी को कम नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई अंबानी रहेगा और कोई जो है कोई राजा भोज और कोई गंगू तेली, ऐसा नहीं। सभी लोग जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, है ना, जो जितना मेहनत करेगा। ऐसा बहुत लोग सांसद बन जाते हैं पर करते कुछ नहीं है, वहाँ पार्लियामेंट में जा कर के कुर्सी तोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं, ठीक है, जो काम कर रहा है, रिक्शा खींचने वाला, खेती करने वाला किसान, उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। जो लोग बैठ के रह रहे हैं, जो ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, उनको कम पैसा मिलेगा। ऐसा कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो उसी के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाया गया था। ये सब पॉइंट है, आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1920। कब बनाया गया था? 1920 में, ताशकंद में। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1920 इन ताशकंद। ताशकंद जो है अभी उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उस टाइम पे उज्बेकिस्तान नहीं था, उज्बेकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था। तो अभी लेकिन ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान की राजधानी। ताशकंद वही है जहाँ पे हमारे एक प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है वो ताशकंद में हुई थी। ठीक है, तो वहीं पे 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बना। किसने बनाया? M.N. रॉय ने। M.N. रॉय, साथ में और भी लोग थे, अबानी मुखर्जी एंड अदर्स। आफ्टर द सेकेंड कांग्रेस ऑफ कॉमिंटर्न, M.N. रॉय वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू बी इलेक्टेड टू द लीडरशिप ऑफ कॉमिंटर्न। M.N. रॉय प्रथम थे जिनको कॉमिंटर्न के लीडरशिप के लिए इलेक्ट किया गया था। कॉमिंटर्न क्या होता है? यहाँ जो लिखा है कि कॉमिंटर्न की दूसरी सभा के बाद M.N. रॉय ने ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की, और कॉमिंटर्न के लीडर के रूप में इलेक्ट होने वाले वो पहले व्यक्ति थे। तो कॉमिंटर्न क्या है? कॉमिंटर्न जो है वो कम्युनिस्ट जो लोग होते हैं उनकी सभा होती है। ठीक है, कम्युनिस्टों की सभा। कम्युनिस्ट बने ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलना चाहिए। ये नहीं कि काम कोई और करे, ऐसे काम तो भर दिन मजदूर कर रहा है और प्रॉफिट कमाएगा मालिक, तो ऐसा नहीं। तो जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं उनकी जो सभा होती है कॉमिंटर्न, उसमें इलेक्ट होने वाले थे पहले M.N. रॉय। इन 1924 में बहुत सारे कम्युनिस्ट लोग जैसे ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, इन लोगों को जेल हो गया था। क्यों जेल हुआ था? कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस में। ठीक है, ये सब लिख लीजिए आप लोग। कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस 1924 में ये केस हुआ था। इसके तहत इतने लोगों को जेल हुई थी। क्या केस था? केस यही था कि ये सभी जो लोग थे, ये लोग कम्युनिस्ट थे। ये लोग चाहते थे कि, देखिए अभी बताया ना कि मजदूर सब विद्रोह कर देंगे। कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि जो मजदूर हैं वो विद्रोह कर देंगे और अमीरों की सत्ता गिर जाएगी और मजदूर सत्ता में आएंगे, मजदूर पार्टी बनाएंगे। तो ये जो लोग थे, ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। ये लोग का दिमाग में यही था कि जो अंग्रेज़ों की सरकार है उसको हम लोग गिरा देंगे, अंग्रेज़ों को मार उड़ के किसी तरीके से। इस चीज़ का ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे कानपुर में। तो इसी केस में इन लोगों को जो है जेल होता है। इन 1925 में द इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस एट कानपुर फॉर्मलाइज द फाउंडेशन ऑफ CPI। देखिए शुरू में लिखाया है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन 1920 में ताशकंद में हुआ था। लेकिन ये तो विदेश है ना, ताशकंद उसमें सोवियत संघ में था, रूस में। अभी जो है उज्बेकिस्तान का राजधानी है। लेकिन 1925 में इसको फॉर्मलाइज किया गया। फॉर्मलाइज मतलब होता है कि कागज़ पे आ गया कि यस ये बन गया है, ये पार्टी बन गई है। ठीक है, तो जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ, तो हम लोग लिखते हैं 1925। ठीक है, क्या लिखेंगे? 1925 लिखेंगे, 1920 नहीं लिखेंगे। लेकिन कभी एग्ज़ाम में अगर ये दे दे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन 1920 में, लिख देगा क्वेश्चन में कि 1920 में किसने किया, तो M.N. रॉय ने किया। कहाँ किया? तो ताशकंद में किया। मगर
सिर्फ पूछेगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया गठन कहाँ हुआ था, तो 1925 में। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। ठीक है, कानपुर में, इंडिया वाला कानपुर में 1925 में हुआ था। इन 1929 में द गवर्नमेंट क्रैक डाउन ऑन कम्युनिस्ट रिजल्टेड इन द अरेस्ट एंड ट्रायल ऑफ 31 लीडिंग कम्युनिस्ट। फिर 1929 में सरकार ने 31 कम्युनिस्ट लोगों को अरेस्ट किया, मुकदमा चलाया। ठीक है, दे वर ट्राइड एट मेरठ इन फेमस मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, और उन लोगों पर मेरठ षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा भी चलाया गया था। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र केस के तहत। ये 2 केस याद रखिएगा, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस और मेरठ षड्यंत्र केस, ये दोनों कम्युनिस्टों से संबंधित है। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कम्युनिस्ट क्या होता है, तो हम फिर से बताते हैं। ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि जो जितना मेहनत करता है उसको उतना पूंजी, उतना पैसा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे कोई ज़्यादा कमा रहा है और कोई बहुत मेहनत कर रहा है फिर भी नहीं कमा पा रहा है। जैसे आप एक तरफ देखेंगे एक डॉक्टर क्लिनिक खोल के बैठा रहता है और दूसरी तरफ देखेंगे एक मजदूर जो रिक्शा खींचता है, तो श्रम जो है, मेहनत, पसीना, वो तो मजदूर बहा रहा है ना। तो कम्युनिस्ट ऐसा चाहते हैं कि मजदूरों को ज़्यादा पैसा मिले। ठीक है, कम्युनिस्ट इस बात पे ध्यान रखते हैं कि जो लोग हैं उनको मेहनत के हिसाब से उनको पैसा जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है, ये लोग चाहते हैं कि अमीरों की सरकार नहीं हो बल्कि मजदूरों की सरकार हो। जो अमीर लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उन लोगों को मार के भगा देना है ना। और क्या करना है? बराबरी लाना है, पैसा में बराबरी। ऐसा नहीं कि किसी के पास बहुत पैसा हो, अरबों खरबों, और किसी के पास 1 रुपया भी ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम्युनिस्टों का सोच है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कम्युनिस्ट लोग जो थे, इन लोगों ने 2 बार षड्यंत्र किया कि अंग्रेज़ों को जो है मार उड़ के और भगाया जाए। ठीक है, विद्रोह कर दिया जाए अंग्रेज़ों के खिलाफ। सारे मजदूर जो हैं वो मिल करके विद्रोह कर दें। ऐसा इन लोगों ने 2 बार षड्यंत्र किया, एक बार कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस और दूसरा मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें कौन कौन जो वर्कर्स थे, मजदूर सब, पीजेंट्स माने जो किसान सब है, वे आर ऑर्गेनाइज्ड ऑल ओवर द कंट्री। ये सब एकजुट हो गए। इन लोगों ने पूरे देश में जो है अपना पार्टी बना लिया, और ये लोग मार्क्सिस्ट आइडिया यानी कार्ल मार्क्स का जो विचार था उसको फैलाने लगे, कम्युनिस्ट आइडिया को फैलाने लगे। भी मैंने समझा दिया है कि कम्युनिस्ट विचार क्या होता है। मार्क्स ने ही ये विचार दिया था, कार्ल मार्क्स ही देखे थे कि देखो मजदूरों का कितना शोषण हो रहा है, उसके बाद उन्होंने विचार दिया। ठीक है, तो इसको मार्क्सिस्ट आइडिया भी बोल सकते हैं या कम्युनिस्ट आइडिया भी बोलते हैं। ऑल दीज कम्युनिस्ट ग्रुप्स एंड वर्कर्स एंड पीजेंट्स, सारे ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं, जो मजदूर है, जो किसान है, इन पार्टीज रिमेन्ड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट एंड वर्कड अलॉन्ग विथ कांग्रेस। ये लोग भी नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लिए थे, राष्ट्रीय आंदोलन में, और कांग्रेस के साथ में काम भी किए थे। ठीक है, जो यूथ है, एक्टिविज़म ऑफ इंडियन यूथ, जो इंडियन यूथ है, जो युवा है उस समय, वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे। ठीक है, 1928 में, ये वाला पॉइंट लिख लीजिए, इन 1928 जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइडेड ओवर द ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। बंगाल में ऑल बंगाल स्टूडेंट सभा हुई थी, सारे बंगाली स्टूडेंट की सभा हुई थी, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे 1928 में। ठीक है, वह उस सभा में यही सब बात हुआ था, कम्युनिस्ट आइडियाज़ पे चर्चा हुई थी। फिर पीजेंट लोग जो है, जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी क्या किया था? प्रोटेस्ट कर दिया था अपने ज़मींदार के अगेंस्ट में। जो मुंशी होता है, जो उन लोग को पैसा देता है थोड़ा बहुत, मनी लेंडर बोलते हैं, उसके अगेंस्ट में, महाजन सब, उस सब के अगेंस्ट में जो गांव के लोग हैं उन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। तो ऐसा एक विद्रोह गुजरात में हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, गुजरात के बारदोली में, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है 1928 में वो गए थे बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह में ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है, सरदार की उपाधि। उसके पहले उनका नाम सिर्फ वल्लभ भाई पटेल था, बाद में उनको सरदार भी कहा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह 1928 के बाद, ये गुजरात में हुआ था। इसी प्रकार से बहुत जगह ट्रेड यूनियन भी बढ़ने लगा। ट्रेड यूनियन क्या होता है? देखिए, सबसे पहले समझिए, बहुत बार क्या होता है कि आप समझिए कि एक फैक्ट्री है,
ठीक है, आप बहुत से लोग जो एक मूवी देखे होंगे जिसका नाम है लाडला, लाडला मूवी। इसमें अनिल कपूर जो है वो मजदूर रहते हैं फैक्ट्री का, और उस फैक्ट्री की मालकिन जो है वो श्रीदेवी रहती है। तो अनिल कपूर जो मजदूर रहते हैं वो सारे मजदूरों के साथ मिल करके ये लोग जो है फैक्ट्री में ताला लगा देते हैं। ठीक है, मजदूर लोग कुछ अपनी मांग को पूरा करने के लिए हड़ताल पे बैठ जाते हैं, और सभी मजदूर मिल करके अनिल कपूर को अपना अध्यक्ष चुनते हैं। कि अनिल कपूर भी मजदूर ही है, लेकिन वो थोड़ा तेज़ रहता है, बोलने में एक्टिव रहता है, तो सारे मजदूर मिल करके उसको चुन लेते हैं कि ये हमारा अध्यक्ष है, और फिर उसके थ्रू आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेड यूनियन यही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर एक अकेला मजदूर है और ये मालिक के पास जाएगा तो मालिक तो इसको मार उड़ के भगा देगा, लेकिन अगर ढेर सारे 50-100 मजदूर अगर इस तरह से जाएंगे मालिक के पास, तो फिर क्या होगा? फिर तो मालिक जो है वो तो कुछ बोल नहीं पाएगा। जो ये मजदूर सब बोलेंगे वही मालिक को मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा इनके आगे में। तो सभी जो मजदूर है वो मिल के क्या बना लिए? मजदूर यूनियन बना लेते हैं, ट्रेड यूनियन यही होता है। तो उस समय ट्रेड यूनियन का गठन होना शुरू हुआ। ठीक है, ट्रेड यूनियन बनाने के लिए आंदोलन चला कि जहाँ जहाँ फैक्ट्री है सब जगह ट्रेड यूनियन बनाया जाए, सारे मजदूर मिलके ट्रेड यूनियन बना लें, हर फैक्ट्री का अपना अपना ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो चला था उसके तहत ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया 1920 में। ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया था 1920 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय वॉज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड दीवान चमन लाल इट्स जनरल सेक्रेटरी। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे और दीवान चमन लाल इसके सचिव थे। ठीक है, तिलक वॉज वन ऑफ द मूविंग स्पिरिट। तिलक भी इसमें काफ़ी सहयोग दिए थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के गठन में। द मेजर स्ट्राइक ड्यूरिंग द 1920 इंक्लूडेड दोज। इस समय इस जो ट्रेड यूनियन था इन लोगों ने मिल करके बहुत जगह हड़ताल किया, बहुत सारे फैक्ट्रीज़ में। जैसे खड़गपुर में रेलवे की फैक्ट्री में हड़ताल कर दिया था। जमशेदपुर का टाटा का फैक्ट्री जो था, जमशेदजी टाटा का, हो सकता है जमशेदजी टाटा भी इन लोगों का कुछ पैसा वैसा रखे होंगे। ठीक है, तो मज़दूरों ने हर जगह जो है क्या किया? हड़ताल किया। उसी तरह से बॉम्बे में भी बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स में हड़ताल हुआ। दिस इन्वॉल्व्ड 1,50,000 वर्कर्स एंड वेंट ऑन फॉर 5 मंथ। 5 महीने तक हड़ताल हुआ था। 1.5 लाख से ज़्यादा जो मजदूर है वो लोग रोड पे खड़ा होकर हड़ताल कर रहा था। ठीक है, इन 1928 देयर वेयर ए नंबर ऑफ स्ट्राइक्स। बहुत सारे स्ट्राइक हुए, 5 लाख से अधिक मजदूर जो है वो रोड पे खड़े थे। उसी में 1923 में जब मज़दूर सब इतना हड़ताल करने लगा, उस समय क्या था कि मज़दूरों को कुछ मतलब मिलता ही नहीं था। ना तो मेडिकल फैसिलिटी मिलता था, उनकी मौत हो जाती थी फैक्ट्रीज़ में काम करते हुए, तो उनको कुछ पैसा भी नहीं मिलता था। विकलांग हो जाते थे तो उनको मतलब कि दिखाया भी नहीं जाता था हॉस्पिटल में, पैसा भी नहीं दिया जाता था। उनको संडे की छुट्टी नहीं होती थी। उनको 8 घंटा भी है, लेकिन उस समय मतलब अनलिमिटेड था, कितना भी घंटा काम करा सकते थे। बच्चा से भी, महिला से भी, सब से किसी तरह का कोई फैसिलिटी मज़दूरों को नहीं था। तो 1900 ये सब जब आंदोलन हुआ, ढेर सारा मज़दूर यूनियन बना हर फैक्ट्री में, सब मज़दूर सब मिलकर हड़ताल किया, मांग रखा। तब 1923 में इंडिया में मद्रास में पहली बार 1 मई डे मनाया गया। ठीक है, 1 मई डे। 1 मई को क्या होता है आप लोग को पता ही है। तो 1 मई डे जो है वो पहली बार मद्रास में मनाया गया था 1923 में। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कास्ट मूवमेंट्स। कुछ कास्ट मूवमेंट्स भी चले, माने जाति को लेकर के कुछ आंदोलन भी हुआ। कास्ट मूवमेंट क्यों चलेगा? देखिए आप लोग समझिए कि हमारे देश में कास्ट हायरार्की है। कास्ट हायरार्की मतलब सीढ़ी की तरह है, सीढ़ी की तरह है। कुछ कास्ट सीढ़ी के ऊपर के पायदान पे हैं और कुछ कास्ट जो है वो नीचे के पायदान पे। कुछ कास्ट अपने आप को अपर कास्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, ये लोग अपने आप को अपर कास्ट बोलते हैं। अपर माने हम लोग सीढ़ी के ऊपर हैं। और कुछ कास्ट को, ये जो अपर कास्ट है, कुछ कास्ट को लोअर कास्ट बोलते हैं।
ठीक है, जिनको हम लोग SC ST भी कहते हैं। यही अपर कास्ट ने इन लोगों को लोअर कास्ट बनाया है। ठीक है, तो जो लोअर कास्ट के लोग थे, इन लोगों का बहुत ही शोषण होता था। इनको न मंदिर में जाने मिलता था, न ही कुएं से पानी पीने को मिलता था। ठीक है, न रोड पे निकलने मिलता था। जिस गली में इन अपर कास्ट लोगों का घर होता था, उस गली से ये लोग जा नहीं सकते थे, वो बगीचे में नहीं जा सकते थे, मतलब बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस था। तो इसीलिए जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उन लोगों ने अपना आंदोलन चलाया कि हम लोग को भी बराबरी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सा आंदोलन था, आप लोग एक एक करके जो है नोट कर लीजिएगा। मद्रास में चलाया गया था जस्टिस पार्टी। ठीक है, मद्रास में बनाई गई थी जस्टिस पार्टी। नेक्स्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, हिंदी में कहेंगे आत्मसम्मान आंदोलन। ये चलाया गया था EV रामास्वामी नायकर के द्वारा। मद्रास में ही एक आंदोलन इन लोगों ने चलाया था। आत्मसम्मान माने जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि हमारा भी कुछ आत्मसम्मान है भाई, है ना, हम लोग भी इंसान हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई और है, हम भगवान के बच्चे नहीं हैं। तो EV रामास्वामी नायकर जी ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया। इनको पेरियार भी कहा जाता था। ठीक है, इनको पेरियार के नाम से जाना जाता था। उसी प्रकार से महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले का था सत्यशोधक समाज। फिर महाराष्ट्र में भास्कर राव जादव ने भी आंदोलन चलाया। महाराष्ट्र में ही अंबेडकर जी ने भी महार आंदोलन चलाया, क्योंकि अंबेडकर जो है वो महार जाति से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने अपनी जाति के लोगों के साथ मिलकर आंदोलन किया। ठीक है, एझवास जाति के लोगों ने के अय्यप्पन के अंडर में आंदोलन किया। ठीक है, फिर बिहार में भी कुछ जाति के लोगों ने आंदोलन किया, जैसे यादवाज, जो यादव लोग थे बिहार में, उन लोगों ने भी आंदोलन किया कि हम लोग भी, मतलब हम लोगों को भी सारा सुख सुविधा चाहिए, है ना, हम लोग क्यों नीचे बन के रहें। और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी बनाई गई। ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी किसके अंडर में, फजले हुसैन के अंडर में पंजाब में बनाई गई थी यूनियनिस्ट पार्टी। तो इतना सारा जो है कास्ट मूवमेंट चलाया गया था, कास्ट से संबंधित आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, उसी टाइम पे क्या हुआ कि कुछ लोग, देखिए सोशलिज्म में क्या है, अभी बताएं कि मजदूर जो है वो आंदोलन कर देंगे, तो जब मजदूर आंदोलन कर देंगे तो कोई ज़रूरी है कि सिर्फ हड़ताल करें बैठ के कि हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। हो सकता है कि मजदूर गुस्सा में आके अपने मालिक को गोली भी मार दें, है ना, अपने जो उनका फैक्ट्री का मालिक होगा या किसानों का जो ज़मींदार होगा, जो महाजन होगा, उसको मार भी सकते हैं, महाजन के घर को भी जला सकते हैं। ठीक है, तो सोशलिज्म के अंडर ही क्या शुरू हो सकता है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ मतलब क्रांतिकारी गतिविधियाँ। क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर आता है बम पिस्तौल की राजनीति, है ना। तो ये भी लाइन एडॉप्ट किया गया कुछ लोगों के द्वारा। कुछ लोगों ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भी संलिप्त हो गए कुछ लोग। उसमें एक पंजाब, यूपी, बिहार साइड में जो आंदोलन चला था वो चला था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अंडर, HRA के अंडर। और बंगाल में जो चला था वो था युगांतर अनुशीलन ग्रुप और बाद में चिटगोंग रिवोल्ट ग्रुप सूर्य सेन के अंदर में। इन दोनों को हम लोग डिटेल से कल पढ़ेंगे। अभी बस आप ये समझिए कि हम लोग क्या पढ़े कि सोशलिज्म जब फैक्ट्री के मालिकों का, ज़मींदारों का, महाजनों का, अमीर लोगों का शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उन लोगों ने बहुत शोषण किया गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, तो इन लोगों ने कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को अपनाया। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मजदूरों उठो और अपने हक के लिए लड़ो। तो सभी लोग जो है वो लड़ने को तैयार हो गए। तो लड़ने का बहुत तरीका है, या तो आप ट्रेड यूनियन बना के हड़ताल कीजिए, फैक्ट्रीज़ में तालाबंदी कर दीजिए, और या तो फिर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में लग जाइए, क्रांतिकारी घटनाओं में लग जाइए, क्रांतिकारी गतिविधियाँ कीजिए। ठीक है, तो हम लोग जो नॉर्मल गतिविधि था वो तो पूरा पढ़ लिए कि क्या क्या किया इन लोगों ने, कैसे मजदूर यूनियन बनाया, कैसे फर्स्ट मे डे मनाया, कास्ट मूवमेंट्स हुए बहुत सारे, जाति आंदोलन। ठीक है, बारदोली में सत्याग्रह हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ कानपुर में 1925 में। ये सारा आप लोग नोट कर लीजिएगा, और कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।